गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट टेस्ट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं तो CUT के क्वेश्चंस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है, टू प्रोड्यूस 0.1 मोल्स क्लोरीन गैस बाय यूजिंग द करेंट ऑफ 3 एम्पेयर। मतलब आपको क्या दिया हुआ है सर? आपको दिया हुआ है करेंट, मतलब आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 एम्पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, मतलब आपको टाइम निकालना है। टाइम मतलब टी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। फैराडेज फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मास डिपॉजिटेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 1/96,500 इंटू आई इंटू टी। ये तो फॉर्मूला यूज होना आपको, क्लियर है। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है सर? यहाँ से टी निकालना है, ये टी पूछा जा रहा है। तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? टी इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास, टी है ना, तो इससे डिवाइड हो जाएगा ना, एक सेकेंड, टी इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एन इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई टी, तो ऊपर ही है तो यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, इंटू आई। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे बच्चा ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ऊपर है ना, ये सब ऊपर है। ठीक है, तो ये सब ऊपर है, टी से मल्टीप्लाई, तो टी को जब हटाएंगे यहाँ से, टी को जब हटाएंगे तो ये सारा वैल्यू क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो मोलर मास इंटू आई से हमने डिवाइड कर दिया, समझ में आया। और ये वाला जो वैल्यू है ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर? क्लियर है? आ जाओ यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, टी इक्वल टू निकालते हैं, सॉरी, टी इक्वल टू बताओ वेट क्या है? वेट मतलब कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो वेट कैसे निकालोगे सर? वेट का प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं ले लेता हूँ Cl2 गैस, लेता क्या हूँ? दिया हुआ है Cl2 गैस है ना, Cl2 गैस की कहानी दे रखा है। ये किसकी कहानी दे रखा है? क्लोरीन गैस दे रखा है। तो क्लोरीन गैस क्या होता है? Cl2। इसका मास कितना होता है बताओ? एक क्लोरीन का मास 35.5, तो 2 क्लोरीन का मास कितना होगा? 71 ग्राम। अब आप देखिए ये 1 मोल है, कितना है ये? अगर पीछे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो मतलब 1 मोल Cl2 गैस का मास कितना होता है बताइए? मास कितना होता है? 71 ग्राम। आपको दिया कितना है? 0.1 मोल दे रखा है ना सर, तो 0.1 के लिए कितना होगा? 0.1 मोल के लिए कितना होगा बताइए? 7.1 ग्राम। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर देंगे 7.1 ग्राम, यही हो जाएगा W, यही हो जाएगा W, मतलब गिवन मास हो जाएगा, या मोलर ये हो जाएगा W। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7.1। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इनटू, अब बात आती सर n क्या है? n तो रखना है ना यहाँ पर, ये n क्या है यहाँ पर? n फैक्टर कैसे निकालोगे? आ जाओ यहाँ से, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा Cl-, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो Cl और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अपन को Cl थोड़ी चाहिए, हमें Cl2 चाहिए, Cl2, इसका मतलब यहाँ पे 2Cl लेना पड़ेगा, और ये 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक Cl इधर देखो, इधर देखो, एक Cl दे रहा था और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। तो बताइए अगर हमने ले लिया 2Cl, तो ये Cl2 दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टर उसको बोलते हैं जितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है, तो यही हो गया n फैक्टर। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
तो एन फैक्टर कितना रखोगे यहाँ पर 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है, मोलर मास तो यही होता है ना क्लोरीन का, यही तो इसका मोलर मास है सर, यही इसका क्या है मोलर मास। कितना लिखेंगे 71। बोलो सर ये क्या था, ये तो गिवन मास था, ये तो हमने कैलकुलेट किया ना मास, ये तो 0.1 मोल में कितना मास आएगा तो वो कैलकुलेट किया, जो कि W से इंडिकेट कर दिया, गिवन मास है। क्लियर है यहाँ तक। मास डिपोजिटेड, यही तो मास डिपोजिट, W मतलब मास डिपोजिटेड, W मतलब मास डिपोजिटेड। क्लियर हो गया, ये W क्या है मास डिपोजिटेड है। क्लियर है, आ जाओ। तो यही इसका मोलर मास है कितना 71, तो 71 इंटू आगे क्या है सर आई कितना है 3। क्लियर हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6433 सेकेंड के आसपास, 6433 सेकेंड। आंसर किस में दे रखा है मिनट में, तो इसको आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 107 के आसपास, 107 मिनट, 107.2 मिनट के आसपास आ जाता है। ठीक है, ये मिनट्स में आ जाएगा, और ये किस में आ गया आपका सेकेंड में आ गया। जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मिनट में। क्लियर हो गया। तो 107 कहाँ पर है सर, बोलोगे सर 107 तो है ही नहीं, ये 220 है तो 107 के आसपास तो है ही नहीं, ये 330 है तो ये भी नहीं है, ये 55 है तो ये कभी होगा ही नहीं, 107 है ना, तो 110 जो है सर, 110 जो है ये 107 के अप्रॉक्स आता है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट, ये एक्चुअली में नीट का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया आपको, देख लो पहले Cl2, यहाँ से एक Cl कैसे निकाला, ये एन फैक्टर हमने निकाल लिया 2 का वैल्यू। उसके बाद 1 मोल Cl2 का मास होता है 71, कैसे निकाला, Cl का मास होता है 35, तो 2 क्लोरीन है तो 71, तो 0.1 मोल आपको पूछ रहा है, तो कितना हो गया 7.1, यही हो जाएगा मास डिपोजिटेड। ठीक है, मास डिपोजिटेड, जिसको W से इंडिकेट कर दिया 7.1 ग्राम। क्लियर हो गया। ये निकल गया, आपको वैल्यू सब दिया, अब पुट कर दिया, हमने निकल लिया 110 के आसपास, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। यहाँ तक फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे पता चल गया। देख लो, सब कुछ देख लो, अच्छे से देख लो। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बच्चे हैं तो आपको मैंने जरूर पढ़ाया है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फॉर द रिएक्शन इज गिवन नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, तो विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट रिलेशनशिप में है, डेल्टा G नोट और आपको निकालना है K इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है डेल्टा G और K इक्विलिब्रियम के लिए। देखो ये स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू कितना दे रखा है, निगेटिव दे रखा है। ठीक है, देखो इफ, ध्यान से सुनना, E नोट ऑफ सेल की वैल्यू क्या दे रखा है नेगेटिव, एंड अगर ये निगेटिव दे रखा है, चलो पहले इसकी बात करते हैं, निगेटिव दे रखा है, देन सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, पढ़े हो ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा, ध्यान से सुनना, सॉरी, अगर आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू निगेटिव है तो सेल रिएक्शन जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जस्ट इसी का उल्टा आपको पढ़ाया गया है, उल्टा पढ़ाया गया कि इफ E नोट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव है, याद रखना ये सारा वैल्यू उसी क्वेश्चन है, देन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपको। अगर स्टैंडर्ड EMF सेल का वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है तो सेल स्पॉन्टेनियस होता है। जस्ट इसका उल्टा देखो, उल्टा देखो कि इफ डेल्टा G नोट, अगर स्टैंडर्ड गिब्स फिनर्जी की बात करो, डेल्टा G नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्या है सर, पॉजिटिव, तो सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब हुआ सर, ध्यान से समझिए, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए, सेल रिएक्शन क्या चाहिए सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए स्टैंडर्ड EMF सेल की वैल्यू निगेटिव होता है, डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा,
नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये देखो इस दोनों को समराइज कर देता हूँ एक ही साथ। यहाँ पर सेल क्या होता है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया। तो अगर आपको डेल्टा ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू निगेटिव है तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पूछ रहे हैं ना आपसे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, देख लो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये सी वाला ऑप्शन तो गलत है, सी वाला में निगेटिव दे रखा है तो ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है। इधर आ जाओ, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव तो सी एंड डी तो होगा ही नहीं, और ये बी वाला में पॉजिटिव दे रखा है तो ये हो सकता है, राइट। अब आ जाओ के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, के इक्विलिब्रियम। अच्छा ये समझ में आ गया। एक और चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ सॉल्व की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी की जी नोट की वैल्यू क्या है, निगेटिव, निगेटिव, तो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। याद रखना ये कहानी। क्लियर हो गया, क्लियर है दोनों चीज। यहाँ पर ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सेल स्पॉन्टेनियस, तो ईएमएफ ऑफ सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आ जाओ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू की बात करते हैं। के इक्विलिब्रियम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आप जानते हो कि ई नोट सेल इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ पर होता है आर टी, होता है ना, अगर आर टी के केस में लिया जाए यहाँ पर आता है लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो आपको क्या कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव। अरे क्वेश्चन ही तो दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना निगेटिव है, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पर निगेटिव दे रखा है ना, निगेटिव। तो मतलब ये वैल्यू क्या है, निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव। जरा सोचिए क्या ये वैल्यू निगेटिव आ सकता है, ये वाला वैल्यू, ये तो डाटा ही है, ये कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता। आर का वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है, टी का वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है, एन कभी निगेटिव होता नहीं है, फैराडे 96500 ये कभी निगेटिव होता नहीं। मतलब किसको निगेटिव होना पड़ेगा, ये जो के इक्विलिब्रियम है इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, तभी तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निगेटिव होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम को निगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ सर कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ये निगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे डेल्टा जी नोट की वैल्यू ग्रेटर होगा और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू छोटा होगा 1 से। क्लियर हुआ। यहाँ पर देख लो बी में, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जो कि गलत है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर पाएंगे तो आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एजेंट इज इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। आप बताओ मोलर कंडक्टिविटी पढ़े हो ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू मतलब कप्पा इंटू या कंडक्टिविटी अपॉन क्या होता है, मोलरिटी, या फिर इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। पढ़े है ना, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी, पढ़े हो। आ जाओ, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, ये आपका किसका वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे देख लो, ये जो वैल्यू है ये कंडक्टिविटी का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, कंडक्टिविटी का। ठीक है, ये कप्पा का वैल्यू है, कंडक्टिविटी लिखा हुआ है ना, कंडक्टिविटी ऑफ इतना। ठीक है, उसके बाद ये जो है मोलर डेसीमीटर क्यूब, ये आपका मोलरिटी है। सर डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, मतलब पर लीटर ही है। आपको घुमाने के लिए डीएम क्यूब लिखा, अगर 1 डीएम क्यूब लिखा मतलब वो 1 लीटर, पर लीटर की बात कर रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ओके ठीक है, तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये 1 लीटर है, लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.5। आज वैल्यू पुट कर लेते हैं, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, के का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू यहाँ से ले लो 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.5।
क्लियर है। तो ये 1000 और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट आएगा तो नीचे में आएगा 100 और ये ऊपर में चला जाएगा 10, ठीक है। ये 0 सॉरी ये 0 और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और नीचे में 10 बच गया ना, तो ये हो जाएगा 57.6/5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11.5 के आसपास, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया मैंने सब कुछ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखो नीट का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, कौन बेस्ट कंडक्टर होगा एक्वस सॉल्यूशन, बताओ। ये जो आपका है ये वाला सी वाला पार्ट, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, फ्रक्टोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये क्या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, पता ही होगा वीक एसिड है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड है। ये जो अमोनिया है ये भी क्या है सर आपका वीक बेस है, वीक बेस है, अमोनिया लोन पे डोनेट करता है, वीक बेस है। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग ये जो HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो कौन जिसकी किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, किसकी बेस्ट, कौन बेस्ट कंडक्टर होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट कर जाएगा, 100% आयंस देगा। जितना ज़्यादा आयंस देगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना बच्चा वाला क्वेश्चन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल तो फ्यूल सेल, फ्यूल हाइड्रोजन और मीथेन है, फ्यूल सेल, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ द इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, यह समझ में आ गया 9.64 इतना एम्पेयर करेंट, वोल्टामीटर कंटेनिंग 100 सेकेंड, समझ में आ गया ना। ये किसका लगेगा, कौन किसका लगेगा बताओ, यहाँ पे लगेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहता है, W इक्वल टू मतलब मास डिपोजिटेड, W क्या है मास डिपोजिटेड, इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ, बताओ मोलर मास, भूल गए क्या जी, फॉर्मूला याद कर लो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 1 अपॉन बताओ बताओ 96500 इनटू I इंटू टी, है ना। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ये मास डिपॉजिट पूछ रहा है। तो कॉपर का मास कितना होता है, यहाँ पर मोलर मास कितना होता है कॉपर का, देखो दिया हुआ है 63, दे रखा है क्वेश्चन में, इससे इजी क्या होगा, तो यहाँ पे देते हैं 63 अपॉन कॉपर कितना, एन फैक्टर कितना लिखोगे, कॉपर जब भी होता है 2+ में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है, Cu सॉलिड बनाता है। तो एन फैक्टर की वैल्यू जल्दी बोल दो 2, यही है एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, क्लियर हो गया, इनटू 1 अपॉन 96500। आई कितना है सर, आई कितना है बताओ 9.6487 इनटू, ठीक है, करेंट कितना है सर, IT ना सॉरी टाइम कितना है 100 सेकेंड, तो ये सेकेंड में ही है तो 100 ले लेंगे, क्लियर है। ये हो गया मास डिपॉजिटेड। इसको जब सॉल्व करोगे, ये सब ऊपर वाला वैल्यू है बच्चा, ये सब ऊपर वाला वैल्यू है, ये सब ऊपर वाला न्यूमरेटर में है, ये सब ठीक है न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू है। बस इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा W इक्वल टू 0.314 ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। क्लियर और नोट क्लियर, निकाल लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा 0.315 दे रहेगा, कोई बात नहीं, यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, मैंने पहले ही बोला था कि ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद हो जाएगा वो आराम से जेई नीट सब का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जेई नीट तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आपका। नीट तो ऐसे खत्म, CUT का तो दम ही नहीं है, CUT तो ऐसे भी हल्का आता है, तो आराम से निकाल पाओगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है नीट का। द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का करेक्ट वैल्यू निकालना है फॉर द रिएक्शन ऑकर इन द हाफ टू सेल्स। यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ Fe+2
2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और F इज सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पहला केस में रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू होगा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। और नोट दे रखा है तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा ही है, रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब स्टैंडर्ड SRP है, ये SRP है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, Cr2O7 - 2, ये भी 14H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में दिखा रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और तब 2Cr3 प्लस और 7H2 ये बना रहा है। ये तो पता ही आपको एसिडिक मीडियम का। यहाँ पर भी बच्चा, यहाँ पर भी गेन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, मतलब ये जो वैल्यू है ये भी क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल खास करके SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पता चला कि नहीं पता चला बताओ, दोनों जगह क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता चला। ये देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। तो जहाँ पर गेन हो रहा है प्लस में लिखा हुआ है गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल है। अंतर क्या है कि एक जगह है आपका Cr2O7 - 2 के केस में यहां जो SRP की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, प्लस 1.33 वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, और जो आपका Fe+3 के केस में है यहां पर जो SRP है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, -0.44 वोल्ट ये दे रखा है। सर दोनों तो SRP ही है, दोनों क्या बताओ, दोनों तो SRP है, ये भी SRP है, ये भी SRP है। तो हमें EMF ऑफ सेल पूछ रहा है। EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड की बात करूं तो E कैथोड माइनस E एनोड, पता ही है। और दोनों जगह क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल। सर तो कोई बात नहीं, दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल ही है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है। लेकिन कौन कैथोड कौन एनोड होगा सर, ये तो पता नहीं चल रहा है, कौन कैथोड कौन एनोड। तो ध्यान से समझना, जहां पर आपका जितना ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये प्लस में है, प्लस में है, मतलब ये वैल्यू क्या है, ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा है ना, ज्यादा वैल्यू है इसकी, ये प्लस में, जबकि ये क्या है माइनस में, मतलब इसका SRP की ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर, ज़्यादा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब उसको रेड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होता है बताओ, रिडक्शन कहाँ करता है, कैथोड पर। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन क्या होगी बताओ, रिडक्शन क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा होगी। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। मतलब ये जो Cr2O7 है ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो जो बच गया वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया कैसे निकालोगे, जिसकी SRP जितनी ज़्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, इतना समझ लो। SRP ज़्यादा है कैसे पता करोगे, सर यहाँ प्लस वैल्यू है श्योर है ज़्यादा है, यहाँ निगेटिव वैल्यू है श्योर वैल्यू कम है। जिसकी SRP ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा रिडक्शन करेगा, ज़्यादा रिडक्शन करेगा तो मतलब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करेगा मतलब एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो ज़्यादा रिडक्शन शो कर रहा है, ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब रिडक्शन ज़्यादा होगी तो वो कैथोड की तरह। समझ में आ गया। अब आ जाओ, कैथोड कौन हो गया, कैथोड हो गया Cr2O7, इसका वैल्यू क्या है प्लस, तो यहाँ पे दे दो प्लस 1.33 वोल्ट माइनस, ये तो ये वाला माइनस, ये वाला दिख रहा है, ये वाला माइनस यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आगे ई एनोड, एनोड का वैल्यू कितना है, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे देते हैं माइनस 0.44 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.33 माइनस माइनस प्लस 0.44 कितना हो गया 1.77 वोल्ट, प्लस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा EMF ऑफ सेल, मतलब ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा। तो कहाँ पर है देख लो 1.77 वोल्ट। आंसर मिला कि नहीं मिला बताओ, हमें तो मिल गया सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया। तो कंसेप्ट यही था बच्चा कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी SRP
ज़्यादा होगी, ठीक है, वह मेटल किसके तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और जिसका एसआरपी कम हो जाएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये बात आपको याद रखना। ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन कैथोड जा होगी वो। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ये दे रखा है, कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है एंड द रेसिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 60 ओम। तो पूछ रहा है सेल कांस्टेंट क्या होगा, मतलब आपको क्या दिया हुआ है सर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या है रेसिस्टेंस, कितना दिया हुआ है सर 60 ओम, और कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, ये कंडक्टिविटी है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं। देखो कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। फॉर्मूला याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन फटाफट, नीट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है के से, जानते होंगे आप, कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, सॉरी जी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर सी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर सी से डिनोट करते हैं, जी बोल दो या सी बोल दो, ठीक है। कंडक्टेंस इनटू क्या होता है हमारा, सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं एल अपॉन ए से, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है कि K इक्वल टू जी इंटू, और सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है जी स्टार से, ठीक है, समझ में आया। ये देख लो एक बार, इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, सेल कांस्टेंट को एल अपॉन ए और जी स्टार से इंडिकेट करते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा ये जो कंडक्टेंस है इसको जी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी इंडिकेट, जनरली जी आपको दिखेगा, जी दिखेगा, इसको जी कंडक्टेंस, और ये जो कंडक्टिविटी है इसको हम के से, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं कंडक्टिविटी, यही तो आपने पढ़ा अभी कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस, ये ना लिखा, इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से लिख लो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस जो है ये होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है, इनटू, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, सेल कांस्टेंट तो आएगा ही, सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट निकालना, तो सेल कांस्टेंट को यहीं रख लो, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये जो रेसिस्टेंस है ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कंडक्टिविटी इनटू रेसिस्टेंस, समझ में आई बात आपको, रेसिस्टेंस हो जाएगा। कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, 0.021 इनटू रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 60, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.26, ठीक है, और ये जो 1.26 आ गया यही वैल्यू है किसका, सेल कांस्टेंट का वैल्यू है, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला आराम से सुन रहे हो ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कोई भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या होगा 1.26, हमें तो दिख गया इसका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 हाफ्स रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर बच्चा कोबाल्ट 3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, CO+2 में जा रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा बताओ कौन सा होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से सुनना, गौर से, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, तो अगर रिडक्शन है तो ये कौन सा वैल्यू होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्लियर हो गया, क्लियर है, ओके, ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत बताओ। लेकिन एक बात बच्चा यहाँ पे देखो, अगर गौर से देखोगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए CO+2 है ना, और ये कितना देगा +3, तो यहाँ पे तो चार्ज बढ़ रहा है ना सर, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है।
तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। तो ये माइनस में दे रखा है, तो बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो 1.81 वोल्ट। तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया उसका रिडक्शन पोटेंशियल। मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, इधर इधर देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो, ये जो वैल्यू है +2 से +3 में जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चा, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकालेंगे हम, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसमें माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1.81 वोल्ट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर भी प्रोसेस तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको देखो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +3 है, तो मतलब 0 से +3 बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस लगा देंगे, 1.66 वोल्ट। क्लियर हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चा। अब देखो, नहीं अभी भी टेंशन है कि सर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर EMF ऑफ सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड होता है ना। और यहाँ पर भी लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो पहले निकाल लिया हमने, एक रिडक्शन पोटेंशियल ये निकला और एक रिडक्शन पोटेंशियल ये निकला। अब बात करते हैं सर ये कैथोड एनोड कहाँ से लाऊं सर, कैथोड एनोड, कौन कैथोड कौन एनोड, रिडक्शन तो मिल गया, कैथोड एनोड की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी वो कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, अभी भी समझाया था। तो किस में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, देखो यहाँ पर है -1.6, यहाँ पर है प्लस, तो ये ज़्यादा है, तो ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह, ये कैथोड और ये क्या बन जाएगा, एनोड। मतलब कैथोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा सर, ये कोबाल्ट हो जाएगा कैथोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या लोगे बताओ, ओह सॉरी एक सेकंड ध्यान देना, EMF ऑफ सेल निकाल रहे हैं, तो E सेल इक्वल टू कैथोड कौन है बताओ, कैथोड है आपका कोबाल्ट की वैल्यू कितनी है बताओ, कोबाल्ट का वैल्यू है 1.81, तो 1.81 माइनस, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, तो ये बीच में लगा दिया हमने, राइट, ये माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर ले लेते हैं एनोड कौन है, एनोड है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम पे कितनी वैल्यू है बताओ, एल्युमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना है, -1.66, ठीक है, क्या निकलेगा 1.81 माइनस प्लस 1.66, कितना निकलेगा ये आ जाएगा 3.47 वोल्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो आंसर कौन होगा बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3.47 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि +2 से किस में जा रहा है, +3 में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये जो पोटेंशियल दे रखा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, ये माइनस में था तो ये प्लस में बन गया, ये बन गया रिडक्शन। उसके बाद इसको चेक करो, यहाँ पर भी 0 से +3 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हमने रिडक्शन निकाल लिया माइनस लगा के, -1.66 वोल्ट। अब बात करते हैं कैथोड और एनोड, तो जिसका SRP ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो SRP इसकी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा कैथोड, मतलब कैथोड हो जाएगा 1.88। ठीक है, तो ये कैथोड की वैल्यू 1.88 पुट कर दिया, निकाल लिया। दिक्कत है क्या बोलो, इतना अच्छे समझा रहा हूँ, अब कौन समझाएगा जी, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, तुम सर्च कर लो, इतना अच्छे समझाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना अच्छे समझाएगा तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालना है आपको, ये सेल है, ई सेल की वैल्यू आपको दिया हुआ 1.1, आपको पता है कॉपर जिंक सेल का EMF कितना होता है, 1.1 वोल्ट ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी, क्या पूछ रहा है, सॉरी गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, हाँ ये पूछ रहा है। तो ΔG0 निकालना आपको, क्या होता है, या ΔG निकालना, स्टैंडर्ड निकालना है क्या, हाँ, तो ΔG निकालना नोट इक्वल टू क्या होता है, -NFE0 सेल, ये तो होता है, ये होता है ना बच्चा,
ये तो होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अगर नोट नहीं लोगे तो ये, अगर नोट लोगे तो ये, समझ में आया, और अगर नोट नहीं लोगे तो ये। क्लियर है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है और कुछ नहीं है। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू कितना होगा बताओ, कॉपर जिंक सेल में एन का वैल्यू कितना होता है, नहीं पता, एन का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लेन देन होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू एफ कितना होता है 96500 इंटू ई सेल का वैल्यू कितना दे रखा है 1.1। इसको सॉल्व करोगे कितना होगा -2.3 आ जाएगा। या आप ये निकाल सकते हो किलो जूल में, अगर आप जूल में निकालते हो तो पहले जूल ही निकाल लो, -2.12 और यहाँ पर आ जाएगा 300 जूल पर मोल। ठीक है, अब आपको किलो जूल में ऑप्शन दे रखा है ना, किलो जूल में दे रखा है, तो किलो जूल में इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से, तो ये आ जाएगा आपका -212.3। तो ये कहाँ पर ऑप्शन है देखो, ये आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या टेंशन है इसमें, क्या टेंशन है, एन तो निकालने आता है, कॉपर जिंक सेल में Zn किस में जाता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, लॉस करता है, तो एन का वैल्यू कितना होता है 2 ही होता है। कितना बात, यहीं पे कॉपर ले लो +2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बना लेगा Cu सॉलिड। तो एन कितना ट्रांसफर हो रहा है सर, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2, तो जिंक कॉपर सेल में 2, तो एन का वैल्यू आपको जानना था। एफ कितना होता है, एफ आपको पता है, एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ फैराडे है 96500 होता है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन का वैल्यू 2, बस क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3COON एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, कहता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालिए। ये तो बच्चा वाला पार्ट है ना सर, NaCl का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, ये दिया हुआ है 126.45, HCl का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, HCl दे रखा है 426.15, राइट, और यहीं पर CH3COONA का वैल्यू कितना दिया हुआ है 91। तो क्या करोगे सर बताओ, क्या करोगे, आपको CH3COOH का पूछ रहा है, तो CH3 यहाँ से आ जाएगा, H यहाँ से आ जाएगा, मतलब इस दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ना है और NaCl वाले को माइनस कर देना, मतलब इस दोनों को जोड़ दो, सॉरी यहाँ पर ये 426.16 प्लस 91, इस दोनों को जोड़ दिया, और NaCl का वैल्यू कितना है, ये है -126.45, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 390। ठीक है, ये कोलराच लॉ का क्वेश्चन है और कितना बार आया हुआ है, बोर्ड में भी सॉल्व करवाया था और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कर लोगे, इजी है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, 1 एम्पियर करंट जा रहा है 60 सेकंड के लिए। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखो ये फैराडेज का ही है, तो पहले यहाँ से निकालते हैं हम Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, आई भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है बताओ 1 एम्पेयर, टी कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो यहाँ से Q क्या निकलेगा 1 एम्पेयर इंटू 60 सेकेंड, तो क्या निकलेगा 60 कूलम्ब, ये हो गया चार्ज। ऑल्सो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, एन ई पढ़े होंगे ना आप, तो Q कितना आ गया 60, Q का वैल्यू कितना निकाले हो तुम, यही ना जी Q, तो बताओ कितना लिखेंगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 60 इज इक्वल टू N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से n नहीं निकाल लोगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस
19। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा n इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻20। ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? निकाल लोगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 0.1 मोल MnO4-2 ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्साइड। अच्छा, क्या कर रहा है? कितना चार्ज लगेगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है बताइए? MnO4-2 ये दे रखा है। इसको किस में जाना है सर? इसको जाना है MnO4- में। जरा देखिए यहाँ पर Mn पे चार्ज निकालिए तो 4 2 जा 8 -8 उधर जाएगा तो +6। यहाँ पर +6 है, यहाँ पर 4 2 जा -8 माइनस कितना हो जाएगा? +7, राइट। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं आप? जिधर चार्ज ज़्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर चार्ज कितना है? +6 +7, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 96500 के बराबर चार्ज है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज है इसका? देखो चलो एक बात पहले यहाँ से देख लेते हैं। अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है सर? यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो 1 मोल MnO4 कितना देता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 1 मोल MnO4-2 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो बताइए 0.1 मोल MnO4-2 कितना देगा? वही तो दे रखा है ना सर, वही तो पूछ रहा है। 0.1 मोल MnO4-2 कितना देगा? पता चला कि नहीं चला? देखो 0.1 मोल MnO4-2 है, ये कितना देगा बताओ? 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ना, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? पता है हमें? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल रहा है? चार्ज। क्या निकाल रहा है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500। तो बताओ 0.1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500, तो 0.1 तो मतलब ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो 9650। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया कितना ईजी है? कितना ईजी है पता चला? नीट का क्वेश्चन है बच्चा, है कुछ दम, बहुत ईजी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द वेट ऑफ द सिल्वर, एटॉमिक वेट आपको 108 दिया हुआ है, डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। अच्छा, सबसे पहले क्या दे रखा है? देखो 5600 ml ऑफ O2 दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या निकालोगे बताओ? गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अगर ये लीटर में है तब लिखेंगे 22.4 लीटर, और अगर ये ml में है तो क्या लिखेंगे? गिवन वॉल्यूम किस में है बताओ? ml में, डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा 22400 ml। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर ml में है तो 22,400 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ml में ही दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका सर? O2 का निकालना है। किसका निकालना है? O2 का। तो बताइए कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये हो जाएगा आपका गिवन वॉल्यूम कितना है? 5600 डिवाइडेड बाई 22400, क्योंकि ml में कितना आ जाता है? इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 मोल्स। कितना हो जाएगा? 1.4 मोल्स ऑफ O2। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो यहाँ से निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ O2। मोलर मास ऑफ O2 क्या निकालते हैं? मोल्स इंटू मास, इंटू मोल्स इंटू मास ऑफ 1 मोल, मोल्स इंटू मास ऑफ 1 मोल, ये निकालते हैं। तो मोल कितना है? 1.4। एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ? एक ऑक्सीजन का मास होता है 816, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32, और इसको जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपको 8 ग्राम। तो मोलर मास कितना हो गया?
मोलर मास ऑफ O2 कितना हो गया बच्चा? 8 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक निकाल लिया। अब यहाँ पे लगाते हम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिल्वर भी दे रखा है, सिल्वर भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी दे रखा है। मतलब यहाँ से वेट अगर पूछ रहा है, वेट ऑफ सिल्वर पूछ रहा है और दो चीज़ दे रखा है, ऑक्सीजन भी दे रखा है, सिल्वर, तो आपको किससे लेकर चलना है? फैराडेज सेकेंड लॉ से। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है? नाउ फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। राइट, ये होता है, पढ़ा है ना मैंने आपको। ये फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि जो वेट डिपॉजिटेड है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लिख दिया हमने। वेट ऑफ सिल्वर ये तो निकालना ही है सर आपको, वेट ऑफ सिल्वर ये तो निकालना है। आ जाओ इक्विवेलेंट वेट। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे देख लो, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का। तो जरा बताइए सिल्वर के केस में मोलर वेट कितना है? 108, 108। और सिल्वर किस रूप में रहता है? Ag+ के फॉर्म में होता है। मतलब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्या चाहिए इसको? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए Ag बनाने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका एन फैक्टर हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1। समझ में आया? ये क्या आपका बताओ बच्चा, ये क्या इक्विवेलेंट वेट है? इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर वेट बाई एन फैक्टर लिखा है, तो मोलर वेट 108 और एन फैक्टर 1। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इज इक्वल टू, आ जाओ यहाँ से, वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला अभी? 8, अभी तो निकाला हमने वेट ऑफ ऑक्सीजन डिपोजिटेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 डिवाइडेड बाय। अब बात आती है सर ऑक्सीजन का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, ये समझो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी है यहाँ पर। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो O2 कितना देगा सर? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आया? तो O2 के केस में कितना होगा? 4 होगा, O के केस में 2 होगा। नहीं समझे क्या? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? समझ में आया? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो O2 कितना देगा सर? 2 ऑक्सीजन हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से कितना हो गया सर? ये हो गया वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय, ये तो ये कट के कितना आएगा? 108 ही आएगा ना बच्चा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर लेके चले जाओ। राइट, 4 ऊपर जाएगा तो 4, ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो बताओ वेट ऑफ सिल्वर कितना आ गया? वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड कितना हो गया सर? 108। तो यही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चा, कैलकुलेशन आना चाहिए। राइट, क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 108 ग्राम। क्लियर है? चलते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 नंबर का। देख लेना वीडियो अच्छे से, पॉज करके लिख लेना फैराडे सेकेंड लॉ, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सब कहानी क्लियर होगा तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड अ सॉल्यूशन कॉपर 2। मतलब यहाँ पर क्या है? कॉपर +2 में। ठीक है, कॉपर 2 का मतलब क्या हो गया? कॉपर +2 में है। क्लियर है? तो ये कॉपर 2 क्लोराइड है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, 10 एम्पेयर करेंट है, 109 मिनट दिया हुआ है। तो कॉपर 2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर? गेन करेगा, तो Cu सॉलिड में चला जाएगा। मतलब एन फैक्टर कितना हो गया सर? एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 2। राइट, एन फैक्टर निकल गया 2। ये Cu+2 से पता चल गया आपको। किससे? ये कॉपर 2 से पता चल गया कि कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है, +2 है। और उसके बाद करंट इतना दिया हुआ है और टाइम 109 दे रखा है। तो बताओ W क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, राइट, इंटू 196,500 इंटू I इंटू टी सेकेंड में लेना है। तो ये W क्या हो जाएगा? मोलर मास कितना होता है? मोलर मास आपको कॉपर का दिया हुआ है, देख लो। कोबाल्ट का दिया हुआ है 59। अरे यहाँ देखो कोबाल्ट का मोलर मास कितना दिया हुआ है? 59 U दिया हुआ है। राइट, 59। एन फैक्टर कितना होगा? 2 इंटू 1/96
500 इंटू आई कितना है सर, आई है 10 इंटू टाइम कितना है 109, तो 109 और सेकेंड में लेना तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अब सेकेंड में हो जाएगा। राइट, क्लियर है, कोई टेंशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.99 ग्राम, मतलब W कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम के आसपास। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ये वाला इक्वेशन कितना 1000 बार तो बोल चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में, किसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन एकदम फटाफट बन जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, देखो कितना जल्दी बनता है ना जी। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस गेम खत्म। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 में ये रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, 50 मिनट्स 51 मिनट्स का हो चुका है। तो इसके आगे का क्वेश्चन आप एक बार खुद सॉल्व करना, बहुत ईजी है, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो यू विल डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ग्रुप में आप क्वेश्चन ड्रॉप करना, आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे मेहनत करें, कंसेप्ट क्लियर करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और ट्रिक आपको पता चलता चला जाएगा। तो मेहनत करें। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।